नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर हेल्थ क्लिनिक में गुरुग्राम में। ये एक ऐसा नाम है जिस नाम ने लोगों के दिमाग से ये हटा दिया कि सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो अभी मेरे साथ जो है सोराइसिस पर ही खास चर्चा करने के लिए जानी मानी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई है। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए मैम। बस अच्छा, सोराइसिस तो जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो है एलोपैथिक दवाइयों की तरफ ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ से जल्दी उन्हें रिलीफ मिलता है। और अगर आपका ट्रीटमेंट कोई लेता है तो क्या सोराइसिस वापस आने के चांसेस होते हैं? क्योंकि दूसरे मेडिसिन अगर लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो वापस आ जाए। तो आप जो ट्रीटमेंट करती हैं क्या उससे भी वापस आ सकता है सोराइसिस? सी प्रज्ञा जी, हमारा जो सोराइसिस का ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक हम देते हैं, राइट। और हमारा ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि छोड़ने के बाद वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं और ट्रीटमेंट की बात करूँ तो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, राइट। तो स्टीरॉइड्स का काम ही यही है, जब तक आप ले रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे शायद और बढ़ के बीमारी बाहर निकलेगी क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। अब हमारे ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो वापस नहीं आता दवाइयाँ छुड़वाने के बाद, लेकिन पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर पेशेंट सोचे कि मैं ठीक होने के बाद डेली अल्कोहल ले लूँ या मैं डेली नॉनवेज खा लूँ, बाहर का खाना खा लूँ, अपना लाइफस्टाइल अनहेल्दी रखूँ, कोई वर्कआउट ना करूँ, मतलब एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल रहे और बहुत ही जंक फूड वो खाए, बहुत स्ट्रेस उसको बना रहे फिजिकली मेंटली, तो हाँ उन केसेस में आपको 5-10% दिख सकता है कि ये वापस आ रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस। अदरवाइज ये वापस नहीं आता। अब और क्या केसेस हो सकते हैं कि ये रिलैप्स कर रहा है? अगर पेशेंट का सपोज लीवर डिस्टर्ब्ड है या लीवर के लेवल बढ़े हुए हैं, SGOT, SGPT, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या और कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ गई है उसके साथ, तो उस केसेस में 5-10% ये हो सकता है रिलैप्स कर जाए। अदरवाइज ये रिलैप्स नहीं करता। तो ये मेंटेनेंस पेशेंट को देनी पड़ती है दवाइयाँ छोड़ने के बाद। क्या दवाइयाँ छोड़ने के बाद ये तो मैंने जान लिया कि वो वापस आता है कि नहीं आता है। अगर किसी इंसान में वो जो जिस पर्टिकुलर एरिया में सोराइसिस हुआ है, क्या वो स्प्रेड हो सकता है? नहीं, स्प्रेड तो नहीं हो सकता। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। जैसे कईयों को सिर्फ स्कैल्प पे ही होता है, कईयों को सिर्फ कोनियों पे या जॉइंट्स पे ही बनेगा, जिसको हम इनवर्स सोराइसिस बोल देते हैं, कईयों को पूरी बॉडी पे बनता है। तो ऐसा नहीं है कि स्प्रेड हो सकता है या कुछ भी। अगर रिलैप्स होता भी है हमारी दवाइयाँ छोड़ने के बाद ड्यू टू लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस या अदर मेडिकल डिसऑर्डर, तो वो 5-10% ही वापस आता है, इससे ज़्यादा वापस आता नहीं है सीवियरली, जैसे स्टीरॉइड छोड़ने के बाद होता है। अब स्टीरॉइड लेने के बाद आपका लिवर डीअरेंज हो जाता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे ट्रीटमेंट में बच जाते हैं। हमारा ट्रीटमेंट ना लिवर को डीअरेंज करता है ना किडनी को डीअरेंज करता है, तो लाइफ स्पैन जो है वो हेल्दी बना देता है या पेशेंट को अंदर से अच्छा लग रहा होता है। जैसे स्टीरॉइड पेशेंट खा के आता है, बोलता है कि मेरे को नींद आने में दिक्कत, मेरा पेट फूला रहता है, एक लेजीनेस बनी रहती है, मन नहीं लगता काम में। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे ट्रीटमेंट में नहीं देखने को मिलते हैं। पेशेंट से अगर आप ओवरऑल पूछोगे, अगर रिकवरी स्लो भी है तो पेशेंट बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब अब अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ा एक्टिव फील हो रहा है और ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही, तो ओवरऑल ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, चाहे रिकवरी स्लो मिले आपको पेशेंट के केस में। तो ये एक बेनिफिट है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, सोराइसिस आप ट्रीट कर रही हैं। यहाँ पे हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, तो क्या हर इंसान को आप एक ही ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं? क्योंकि सोराइसिस भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो रहे हैं, तो क्या एक ही जैसा ट्रीटमेंट सबको प्रोवाइड? और ऐसा नहीं होता, मतलब पेशेंट का हम थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं, जो मेरी टीम है वो कंसल्ट करती है। अब जो पेशेंट हमारे जो मिलने आ सकते हैं वो तो मुझसे मिल के जाते हैं, जो नहीं भी आ सकते वो ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ लेते हैं। मेरी पूरी टीम है जो मेडिसिन स्टार्ट कराती है, हिस्ट्री के बेसिस पे हम दवाइयाँ बेचते हैं। सी एज पर आयुर्वेदा 2-3 मेडिसिन तो कॉमन ही जाती है क्योंकि हमें बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना है, ब्लड प्योरीफाई करना है। बट अगर साथ में कोई और जैसे डायबिटीज़ जुड़ा हुआ है या लिवर डीअरेंज्ड है या और कोई हिस्ट्री पेशेंट में देखने को मिलती है, तो हम उसके हिसाब से दवाइयाँ फिर बेचते हैं पेशेंट को। और जो नहीं भी आ सकते, दवाइयाँ हमारी इंडिया के बाहर भी जाती हैं, दिल्ली के बाहर भी जाती हैं, गुरुग्राम के बाहर भी जाती हैं, और डॉक्टर्स उनके साथ वीकली टच में रहते हैं, फॉलोअप लेते रहते हैं कि आपकी रिकवरी कैसे चल रही है। तो ऐसा नहीं है हम दवाइयाँ देके पेशेंट को भूल जाते हैं, पेशेंट से हम संपर्क बना के रखते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम उसको वहीं पे ट्रीट करें, सॉल्व करें। अच्छा,
सोराइसिस के बारे में जैसे अगर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर ज़्यादा वो सीवियर कंडीशन में हो जाता है, या फिर ऐसा है कि जहाँ पर हुआ पर्टिकुलर सिर्फ वहीं पर होगा, कोई खास बॉडी पार्ट है जहाँ पर? नहीं, ये फिर वेरिएबल हो जाता है। आपको हर तरह का पेशेंट मिलता है, जिसको पूरी बॉडी में भी मिलेगा, जिसको सिर्फ जैसे मैंने बताया जॉइंट्स के आसपास मिलेगा, या स्किन फोल्ड्स पे मिलेगा, या स्कैल्प पे बहुत मिलता है पेशेंट्स को, पीछे बैक पे, लेग्स पे बहुत मिलता है। एक पाल्मोप्लांटर सोरासिस है जो सिर्फ हथेली और तलवों पे, पैरों के तलवों पे पाया जाता है। तो वही वेराइटी ऑफ पेशेंट्स हैं, ये अलग अलग तरह से मिलेगा हर पेशेंट में। अच्छा, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या दिखने मिल जाते हैं कि स्टार्टिंग से ही सिम्टम्स दिख रहे हैं? सिम्टम्स सिल्वर, वही फ्लेकिंग होगी, आपको सिल्वर कलर का एक स्किन झड़ेगा, सिल्वरी वाइट फ्लेकिंग होगी, इचिंग बर्निंग होगी, रेड पस्टुलर इरप्शंस हो जाते हैं। और जहाँ तक है पेशेंट मिस डायग्नोस्ड हो जाते हैं जब वो जाते हैं, मतलब रैशेज हुए या कोई भी इरप्शन है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं नियर बाय, एंड वो उसको मिस ट्रीटेड कर देते हैं कि ये डर्माटाइटिस हो रहा है या फिर ये फंगल हो रहा है। और कितने टाइम उनका एंटी फंगल ट्रीटमेंट ही चलता रहता है, जो फिर डायरेक्टली आपकी किडनी और लिवर पे असर करता है। और वैसे भी एंटी फंगल मेडिसिन इतने ज़्यादा हम खिला भी नहीं सकते ना खा सकते हैं, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जब मेरे पास आता है पेशेंट तो वो बहुत तरह का कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है कि पहले एंटी फंगल का ट्रीटमेंट में ले रहा था, मेरे को डायग्नोसिस ही नहीं बताई कि ये सोरासिस है कितने साल, उसके बाद उसने स्टीरॉइड खाए, उसके बाद उसने होम्योपैथिक खाया, उसके बाद उसने कहाँ से ट्रीटमेंट कराई, अब आप आखिरी उम्मीद हो, अब एंड में मैं यहाँ आया हूँ, राइट। और बहुत पेशेंट्स की हम आखिरी डॉक्टर ही बनते हैं कि इसके बाद सोरासिस उनको आता नहीं है, बट बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती है बॉडी में। और जब हम मिस ट्रीट कर देते हैं या डायग्नोसिस नहीं बना पाते पेशेंट का और डॉक्टर्स, तो वो फिर गलत ट्रीटमेंट देके उनके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उनके ऑर्गन्स को इफेक्ट करा देते हैं। तो उनसे पेशेंट को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए और थोड़ा बचना चाहिए कि वो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या बीमारी सही डायग्नोज हुई है या नहीं, बस उतनी अवेयरनेस पेशेंट को होनी चाहिए। ये तो ज़रूरी है कि आपको आपकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज गलत अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कोई जैसे आपने बताया कि आपके लाइफस्टाइल की बीमारी है, ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, तो डाइट भी एक हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है। तो आप किस तरीके की डाइट पेशेंट्स को रेकमेंड करेंगे कि वो किस तरीके की डाइट लें? सी, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस इसमें ज़रूरी है। बीमारी तो ये ऑटो इम्यून है, बट ऑब्वियसली अब आप बाहर का डेली खाओ, अगर मैं भी डेली बेसिस पे अल्कोहल लूँ या बाहर का खाना खाऊं, जंक फूड खाऊं, तो मुझे भी कोई ना कोई बीमारी लगेगी या पेट खराब ही रहेगा या स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। तो ये किसी के लिए भी अनहेल्दी प्रैक्टिस है बाहर का डेली खाना। तो ये हम सबको एक बैलेंस करना पड़ता है कि हाँ, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये हम थोड़ा वॉच आउट करें। तो डाइट पे ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस जंक फूड, प्रोसेस फूड, केन्ड फूड बंद कराते हैं। जो डेली बेसिस पे अल्कोहल बहुत लेते हैं वो बंद कराते हैं। नॉन वेज हम बहुत ज़्यादा नहीं खिला सकते, रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खिला सकते। एक बार को फिश फिर भी खिलाई जा सकती है महीने में 1 या 2 बार। और घर का खाना हम प्रेफर करते हैं कि आप हरी सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ, सब्जी रोटी खाओ, दाल चावल खाओ। मतलब आपको बेसिकली जो अडल्ट्रेशन हो रही है बाहर के खाने से बचना है, क्योंकि एक तो वो फ्रेश नहीं होता, कल का बना हुआ आज यूज़ हो रहा है, आज का बना हुआ कल यूज़ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव, शुगर ऐड होते हैं, बहुत केमिकल्स होते हैं, तो उनसे आपको बचना है। बाकी आप ये फूड अगर खाते हैं, ये प्रैक्टिस भी आप शुरू करते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट लाते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, तो सोरासिस फिर बिना दवाइयों के भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मेघा जी, बहुत शुक्रिया आपका सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम में बात की। एंड आई विश कि पेशेंट्स को हमारे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इट्स हाई टाइम आप समझे। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे कि ये तो सब बंद करा देते हैं, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, जियो मत। तो अच्छा जीना है, और आपको अगर बीमारी है तो इतना बैलेंस तो करना पड़ेगा कि आप इतना कंट्रोल रख सके अपने टंग पे, अपने स्वाद पे, कि आपकी लाइफ हेल्दी रह सके। सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल अडैप्ट करना है या कैसे आपको ठीक होना है। और आई रियली विश कि आपको हमारे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो प्लीज़ आप आइए और एक ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लीजिए जो आपके और बॉडी पार्ट्स को ठीक रख सके, आपकी लाइफ को सफरिंग फ्री बना सके और आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो और आप खुशहाल जी सके जितना भी जिए। तो आई रियली होप ये एक आपने एक अच्छा मैसेज भी विद मेरे पेशेंट्स को, जो आपके पेशेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें दे दिया। थैंक यू। तो सोराइसिस से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल थे दिमाग में, वो सारे अभी तक उनके आंसर्स मिल चुके होंगे।
कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई सवाल का जवाब चाहिए तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि दोबारा से मेघा जी से वो सारे सवाल पूछे जा सके। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।